हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहान जो इस वक्त शेजल को अपने ठीक सामने जाता हुआ देख रहे थे, और वहीं शेजल को जाते देख करके आहान खुद से ही कहते हैं, कैसे कैसे दूर कर पाऊंगा तुम्हें 6 महीने के बाद खुद से। तुम्हारी ऐसी फालतू बकवास सुनने की आदत ना हो जाए कहीं मुझे। और यही सोच करके वो थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं और बेड के सिरहाने से अपने सिर पर टेक लगा लेते हैं। वहीं वो धीरे से अपनी आंखें बंद करते हैं जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके आंखों के सामने शेजल का ही चेहरा घूमने लगता है। शेजल का वो इस तरह से आहान से डरना, हर वक्त आहान के सामने जी जी करना, शेजल के प्यारे मासूम चेहरे जो कि अक्सर आहान को देखकर अपना सिर झुका लिया करती थी। वहीं आहान को देखकर जिस तरह से उसके होंठ कांपने लगते थे, आहान की आंखों के सामने अभी यही सब चल रहा था कि अचानक से आहान की भौं एकदम से सिकुड़ जाती हैं। उनकी बंद आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य नजर आता है जो कि आहान को अंदर तक हमेशा तोड़ दिया करता था। छोटा सा बच्चा जो कि अपनी माँ को तेज तेज आवाज लगाकर रोए जा रहा था, और जैसे ही आहान के आंखों के सामने यह नजारा घूमा था, आहान झटके से अपनी आंखें खोल लेते हैं, जैसे कि वो इस नज़ारे से कितना ज़्यादा डरते हों। वहीं आहान तुरंत ही अपने पैरों को नीचे रखते हैं और अपने फुटवियर को पहन करके वो बालकनी साइड एरिया में चले जाते हैं, जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और साथ ही धूप की हल्की फुल्की किरण भी उनके शरीर पर पड़ रही थी। आहान जो उस हवाओं को महसूस करते हुए कहते हैं, ये सब कुछ एक धोखा है, ये सब कुछ सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो कि मुझे नहीं होनी चाहिए। मैंने उस लड़की को सिर्फ अपना टॉय बनाने के लिए ख़रीदा था, ये महसूस करने के लिए ख़रीदा था कि मेरे लिए कोई लड़की मैटर नहीं करती। मैं किसी भी लड़की के साथ चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजार लूँ, मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं अपने डैड की तरह बर्बाद नहीं हो सकता। आहान खुराना हूँ मैं। मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में रहता है और मेरा दिल मेरे माइंड के कंट्रोल में। मैं इस तरह से किसी के सामने ना तो कभी गिड़गिड़ाने वाला हूँ और ना ही कभी अपने डैड की तरह कमज़ोर बनने वाला हूँ। और यही सब सोचते हुए उनके जबड़े एकदम से कस जाते हैं और उनकी मुट्ठी जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। आहान जो कांच के रेलिंग पर अपने हाथ को रखते हैं और फिर थोड़ा देर उसी तरह हवाओं को महसूस करते हुए वो रूम के अंदर आ जाते हैं। वो काफ़ी गुस्से में थे और वहीं वो गुस्से में ही आकर के अपने वार्डरोब का दरवाज़ा खोलते हैं और उसके अंदर एक लॉकर था, जिसका दरवाज़ा खोल करके वो अंदर से एक तस्वीर निकालते हैं जो कि काफ़ी पुरानी नज़र आ रही थी। वो तस्वीर में आहान, पार्थिक और उनके ही अपने डैड थे। आहान जो पहले तो पार्थिक को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर उस तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, बस अब जो भी हैं मेरे डैड और मेरे भाई सब कुछ है। इसके अलावा मैं इस दुनिया में किसी को भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता। कि तभी शेजल जो कि बाथरूम से अब बाहर आ चुकी थी, और जैसे ही वो बाहर निकल कर आती है वो आहान को इस तरह अपनी आंखें बंद किए हुए देखती है, तो वो थोड़ा धीरे से आहान के ठीक बगल में जाकर के कहती है, हाँ आप ठीक हैं। आहान जैसे ही शेजल की आवाज़ सुनते हैं वो एकदम से होश में आते हैं, अपने से लगाए उस फोटो को जल्दी से लॉकर के अंदर रखते हैं और वार्डरोब का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। शेजल जो फिर से कहती है, आप ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम। आहान ने जैसे ही शेजल के मुंह से सुना था, वैसे तो वो वहाँ से जाने वाले थे और शेजल को वो एक बार भी अपनी नज़र से देखना नहीं चाह रहे थे, मगर दोबारा इस तरह से आहान से एक क्वेश्चन करने के बाद आहान जो शेजल की तरफ घूम कर देखते हैं और उससे कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ अभी तक शेजल धीरे धीरे अब आहान से खुलना शुरू ही हुई थी, वो पहली बार किसी से इतनी ज़्यादा बातें की थी और उसे लगा था कि शायद अब आहान से वो अपने दिल की सारी बातें इसी तरह से बता दिया करेगी, लेकिन अचानक से ही आहान का ऑरा पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जिसकी उम्मीद शेजल को तो बिल्कुल नहीं थी। वहीं आहान जो अपने कदम को शेजल की तरफ बढ़ा लेते हैं और आहान की नज़र जो फिर से अब धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गई थी, जैसे उनका खून उनकी आंखों में उतर आया हो। शेजल जो एक ही बार आहान के चेहरे की तरफ देखी थी और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो आहान की तरफ एक बार भी अपनी नज़र उठा कर देख पाए।
शेजल जो पीछे जाती जा रही थी मगर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और जैसे ही वो पीछे की तरफ जाती है वो जाकर के दीवार से लड़ जाती है। अब उसके पास भागने की तो कोई जगह बची नहीं थी और ना ही आहान से बचने का अब कोई रास्ता था। आहान जो अपने हाथों को दीवार पर टेक लगा देते हैं और दीवार और अपने हाथों के बीच शेजल को लॉक करते हुए कहते हैं, तुम अपनी हैसियत भूल रही हो। मेरे घर क्या चली गई? कुछ ज़्यादा ही खुद को इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मत समझ लेना मेरी ज़िंदगी का। तुम्हें याद है ना कि तुम सिर्फ मेरी एक मेड हो, वो नौकरानी जिसे मैं बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्ट में ख़रीद कर लाया हूँ। अगर तुम्हारे शरीर के एक एक पुर्जे को भी बेचा जाए तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता वो पैसा जितने में मैंने तुम्हें तुम्हारी बुआ से ख़रीदा है। और तुम अपनी हैसियत अगर भूल जाओगी तो तुम याद रखना, आहान खुराना की पनिशमेंट तुम झेल नहीं पाओगी। शेजल जो अपने सिर को नीचे ही झुकाए हुए थी वहीं आहान उससे कहते हैं, बात समझ में आ रही है तुम्हें? शेजल धीरे से अपने चेहरे को हल्का सा उठाती है और जैसे ही वो आहान की तरफ देखने वाली होती है आहान उसके जबड़े पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, खबरदार खबरदार, जो कभी अपनी इन निगाहों से मुझे देखने की कोशिश की तो ना तो मेरे सामने तुम्हारा मुंह खुलना चाहिए ना तो तुम मुझे ध्यान से देखोगी। जब भी मैं बात करूँ तुम्हारी नज़र नीचे रहनी चाहिए और कोशिश करो कि मुझसे दूर ही रहो। अपनी मासूम शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन खूबसूरत चेहरे पर मैं लट्टू हो जाऊंगा? मुझे अच्छी लगने लगोगी तुम? नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। नौकर की जगह नौकर तक ही रहती है, उसके आगे की खौफ मत देखना तुम। शेजल जो बस अपने सिर को धीरे से हाँ में हिला देती है वहीं आहान जो शेजल के चेहरे को छोड़ते हुए कहते हैं, अब निकलो यहाँ से। वहीं शेजल जो निराश होते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और सीढ़ियों से वो उतर करके हॉल एरिया में आई ही थी कि तभी वो देखती है कि ईरा जो अभी भी स्विच ऑफ होकर के उसी जगह पर पड़ा हुआ है। शेजल जो एक बार उस ईरा को देखती है और फिर थोड़ा भागते हुए किचन के एरिया में आ जाती है क्योंकि अभी भी वो ईरा से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। वहीं किचन एरिया में सारे स्टाफ जो शेजल को देखकर पूछते हैं, क्या हो मैम, आपको कुछ चाहिए? लिली भी आकर के शेजल के सामने खड़े होते हुए कहती है, सर ने कुछ मांगा है क्या? हम लंच बस तैयार कर रहे हैं। शेजल जो कहती है, कुछ नहीं मांगा उन्होंने, वो बस मैं ऐसे ही आ गई थी, कोई प्रॉब्लम है? सारे लोग अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं। वहीं रिया भी शेजल को साइड से करते हुए कहती है, ओ माय दोस्त, वैसे आजकल नज़र नहीं आ रही हो, कहाँ रह रही हो? सर के साथ कुछ ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ रही तुम्हारी लगता है। शेजल जो रिया की बात को सुनकर थोड़ा और मायूस हो जाती है और धीरे से कहती है, उनका तो कुछ समझ ही नहीं आता, थोड़ी देर के लिए इतने अच्छे बन जाते हैं और फिर वही अपना डेंजरस रूप दिखाने लगते हैं। जो शेजल की बात सुन करके कहती है, ओ क्या हुआ, सर ने डांटा क्या? शेजल जो कहती है, नहीं डांटा तो नहीं है, बस मेरी असली औकात मुझे याद दिला दी। मैं ही कुछ ज़्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही थी। अब मैं एक नौकरानी जैसी हूँ तो मुझे नौकरानी जैसे ही रहना चाहिए। आराम से उनसे बैठ कर के बातें करना शुरू कर दी थी, इसीलिए बस, और कुछ नहीं। वहीं लिली और उसे किचन में रखे चेयर के पास ले आते हुए कहती है, आओ बैठो, तुमसे कुछ देर हम बात भी कर लेंगे इसी बहाने। और अगर तुम्हें सर से फुर्सत मिल ही गई है तो अच्छा है, थोड़ा टाइम हम भी तुम्हारे साथ स्पेंड कर लेंगे। तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो और तुम्हारे साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लगता है। रिया और बाकी स्टाफ भी कहती हैं, हाँ उस दिन कितना मज़ा आया था जब हम लोग बैठ कर के अंताक्षरी खेल रहे थे, स्नैक्स भी खाए थे हम लोग। वही शेजल जो कहती है, रिया जो कहती है, तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है और इतना क्यों परेशान हो गए तुम? शेजल जो कहती है, परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही थी कुछ। लिली जो उसे पूछती है, और क्या सोच रही थी मैडम? शेजल जो कहती है, वो मैं सोच रही थी कि जब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर मुझे कोई दूसरा शख्स खरीद लेगा तो पता नहीं वो कैसा मिलेगा। ये तो फिर भी मुझे डांटते हैं लेकिन मुझे कभी मारा नहीं इन्होंने, मेरी बुआ की तरह। लिली जो कहती है, तुम्हें बचपन में मार पड़ती थी? लिली की बात सुनकर शेजल जो नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। बात सुनकर के सारे स्टाफ को थोड़ा सुकून मिला ही था कि तभी शेजल जो कहती है,
बचपन में नहीं, मुझे तो अभी भी मार पड़ती थी। हाँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे कभी मार नहीं पड़ी। ये बॉस बहुत अच्छे हैं, भगवान करे मुझे अगले बॉस भी ऐसे ही अच्छे मिले। लीली उसकी बात सुनकर के कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? कोई दूसरा बॉस क्यों मिलेगा तुम्हें? सेजल जो कहती है, वो बॉस कह रहे थे कि मैं सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद से फिर मुझे दूसरा मालिक मिल जाएगा। रिया जैसे ये सुनती है वो अपना मुंह एकदम से बिगाड़ते हुए कहती है, क्या? तुम कोई सामान थोड़ी ना हो जो तुम्हारा मालिक बदलता रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वे लिली भी कहती है, हाँ यार सेजल, ऐसा कुछ नहीं होगा, सर तुम्हें किसी को नहीं देंगे और फिर हम लोग हैं ना, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे और सर के खिलाफ हो जाएंगे। रिया जो लिली से कहती है, एग्जैक्टली यार, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सेजल जो कहती है, अरे ऐसी भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ये, उन्होंने 45 करोड़ में मुझे खरीदा है और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे शरीर के एक एक पुर्जे को भी बेच दिया जाए तो ये पैसे की वसूली नहीं हो सकती, तो वो जो कहेंगे मुझे तो मानना पड़ेगा ना। रिया जो कहती है, कौन सी दुनिया से आई हो तुम लड़की? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस दुनिया में भी ऐसी लड़कियां कैसे पैदा हो जा रही हैं। तुम्हारे अंदर खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? सेजल जो कहती है, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ, बस बुआ जी कहती थी कि सबके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेजल की बात सुन करके वहीं एक बगल में स्टाफ जो कि सेजल को कॉफ़ी देते हुए कहती है, ये लीजिए मैम कॉफ़ी पीजिए। और जहाँ तक बात रही सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर रही हैं ना, तो दूसरों से ज़्यादा खुद का रिस्पेक्ट करना सीखिए। आप लड़की हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको ओन कर सकता है, कोई आपको खरीद सकता है या बेच सकता है। आपकी ये अपनी ज़िंदगी है और अब तो बहुत सारे लॉज भी बन गए हैं। आप उन लॉज वगैरह को पढ़ कर के देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने कितनी सुख सुविधा दी है। हाँ, वो बात अलग है कि लड़कियाँ खुद अपने सेफ्टी के बारे में सोचती ही नहीं हैं और बस जो उनसे कहा जाता है वो मान जाती हैं। आपको पता है, मेरी भी एक सौतेली माँ थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी। लेकिन एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैं जाकर के पुलिस थाने में उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। सारे लोग चौकन्ना होकर के उस लड़की की बात सुनने लगते हैं। वहीं सेजल जो पूछती है, उसके बाद क्या हुआ? वो लड़की जो बताती है, होना क्या था, पुलिस वाले आए और मेरी सौतेली माँ को पकड़ करके जेल में रख लिए। अब मैं अपने घर का खर्चा उठाने के लिए यहाँ पर काम करती हूँ। मेरी एक प्यारी सी छोटी बहन है जो कि लगभग आपसे थोड़ी छोटी होगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो, इसीलिए मैं उसे अपने पैसों से पढ़ाती हूँ। जैसे ही सारे स्टाफ ने सुना था, सब के सब खुश होते हुए उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। रिया जो कहती है, मानना पड़ेगा तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, इतना दर्द झेल कर के आई हो मगर कभी भी अपने चेहरे पर एक शिकन नहीं लाने दिया तुमने। सेजल को वहाँ पर एक एक स्टाफ अपनी अपनी कहानी बताती हैं ताकि सेजल को इन सब चीज़ों को सुन करके थोड़ी हिम्मत मिल सके और वो भी अपनी वैल्यू करना सीखे। वहीं लगभग 2 बज जाता है और अब आहान के लंच का टाइम हो चुका था। 2 स्टाफ जो खाने को ऊपर ले जा रही थी वो सेजल से पूछती हैं, मैम आप भी चलिए हमारे साथ, आप भी खाना खा लीजिएगा सर के साथ। सेजल जो कहती है, नहीं मैं उनके पास नहीं जा सकती, मना किया उन्होंने कि मैं अपनी शक्ल ना ही दिखाऊं उनको, आप लोग जाइए। वहीं सेजल की बात सुन करके वो 2 स्टाफ ऊपर की तरफ चली जाती हैं। आहान भी इस वक्त अपने आप को पूरी तरह से काम में बिजी रखे हुए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बार बार सेजल को याद करे। लेकिन उन्हें बुरा तो बहुत लग रहा था कि इस वक्त सेजल ना तो उनके आसपास है और ना ही सेजल की आवाज़ वो काफ़ी टाइम से सुने थे। इवन काम करते करते भी रह करके सेजल का ही चेहरा उनके आंखों के सामने आता जा रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आहान को लगता है कि शायद ये सेजल ही होगी और झटके से आहान की नज़र उसी दरवाजे के पास चली जाती है, मगर ये सेजल नहीं बल्कि 2 दूसरे स्टाफ थी जो कि आहान के लिए लंच लेकर आई थी। वो टेबल पर लंच का ट्रे रखते हुए कहती हैं, सर आपका खाना। आहान जो एक बार उन 2 स्टाफ को देखते हैं और फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए कहते हैं, मुझे खिलाने वाली कहाँ है? वो 2 स्टाफ जो कहती हैं, खिलाने वाली? अब सेजल मैम वो तो नीचे हैं। आहान जो कहते हैं, अगर वो नीचे है तो खाना यहाँ क्या कर रहा है? उससे तुरंत बोलो कि यहाँ पर आए और मुझे खाना खिलाए। वो स्टाफ जो कहती हैं, ओके सर, हम अभी भेजते हैं उन्हें। और ये बोलकर वो दोनों स्टाफ अपना सिर झुका करके वहाँ से बाहर निकल जाती हैं।
बाहर निकलने के बाद वो दोनों की दोनों आपस में बात करते हुए कहती हैं, ये सर का भी कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैडम से कहा है कि अपनी शक्ल मत दिखाना, और फिर देखो सर किस तरह से बुला रहे थे। वहीं दूसरी स्टाफ जो कहती है, हमें देखकर तो सर के चेहरे पर साफ डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि ज़रूर शेजल मैम ही उन्हें के लिए खाना लेकर जाएंगी। हाँ, अजीब है सर भी। लगता है सर खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं दूसरी स्टाफ जो कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि सर को रहा तो जाता नहीं शेजल मैम के बिना, लेकिन बस वो कोशिश कर रहे हैं खड़ूस बनने की। और ये बोलकर वो दोनों स्माइल करते हुए कहती हैं, जाइए शेजल मैम, कोई आपको बुला रहा है। वहीं शेजल जो पीछे मुड़ कर देखते हुए कहती है, क्या उन्होंने मुझे फिर से बुलाया? कहीं फिर से कोई डांटने वाटने के लिए तो नहीं बुलाया? इस बार तो मैंने कोई गलती भी नहीं की थी ना। वहीं वो सारे स्टाफ से बात पूछ रही थी। सारे स्टाफ अपने सर को नाम में हिला देती हैं। रिया जो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते कहती है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अगर सर ने बुलाया तो चल ही जाओ, और वैसे भी सर तुम्हें मारेंगे नहीं, आई प्रॉमिस। शेजल जो कहती है, सच कहूँ तो बुआ जी के मार से ज़्यादा उनकी आंखों में देखने से डर लगता है। वो जिस तरह से मुझे डराते हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरी सांस ही अटक जाएगी। लिली जो कहती है, तुम झूठ में घबरा रही हो, बस जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सर गुस्से में यहीं पर आ जाए। उसके बाद तो सच में हम सबको डर लगने लगेगा। शेजल जो कहती है, चली जाऊँ। वो दो स्टाफ भी जो अभी रूम में गई थी वो कहती हैं, मैम प्लीज़ जल्दी चले जाइए वरना यहाँ पर सबकी वाट लग जाएगी। शेजल जो कहती है, ठीक है, तुम लोग भगवान से प्रार्थना करना, ठीक है, मैं सही सलामत बचकर वापस आ जाऊँ। वहीं शेजल की बात सुन करके सब लोग मुस्कुरा देते हैं। शेजल भी डरते डरते वहाँ हॉल एरिया से ऊपर की तरफ जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से ईरा पर पड़ती है और वो उसको देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये कैसा अजीब सा प्राणी है। ऐसा लगता है जब भी मैं इसे देख रही हूँ ये मुझे ही घूर रहा है। और ये बोलकर ये वो ऊपर की तरफ चली जाती है। से ही आहान का दरवाज़ा फिर से खुलता है। आहान की उंगलियां जो कि अभी लगातार कीपैड पर चल रही थी वो एकदम से रुक जाती हैं और आहान का चेहरा जो कि अपने आप ही शेजल की तरफ मुड़ जाता है। वो ना चाहते हुए भी एक हल्की से स्माइल पास करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को फिर से मेंटेन करते हुए कहते हैं, कहाँ थे तुम? शेजल जो कहती है, जी वो आपने मना किया था ना कि मैं रूम में ना आऊँ। आन जो से कहते हैं, मना किया था इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा। तुम फिर किस लिए हो यहाँ पर? शेजल जो कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। आन जो से कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही भूल रही हो आजकल तुम, अब जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। शेजल तुरंत ही ट्रे को अपने हाथ में लेती है और आहान के ठीक बगल में आ जाती है और वहीं साइड टेबल पर उस ट्रे को रखते हुए कहती है, मैं खिला दूँ? आहान जो से कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? और ये बोल करके अपने गर्दन को उसकी तरफ टिल्ट करते हुए कहते हैं, तुम्हें खिलाने के लिए बुलाया यहाँ पर, अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं। शेजल ने अभी भी अपनी आंखों को नीचे किया हुआ था, क्योंकि आहान का यही ऑर्डर था कि जब भी शेजल उनसे बात करे वो अपनी निगाहों को नीचे ही रखे। शेजल जो अपने हाथ में स्पून लेती है और फिर आहान के मुंह के पास उस स्पून को लाते हुए कहती है, लीजिए। वहीं आहान जो अपने होंठ को खोलते हैं और फिर स्पून से खाने का बाइट ले लेते हैं। वो अभी भी प्रिटेंड कर रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, मगर जैसे ही शेजल थाली की तरफ नीचे अपने चेहरे को घुमाती है, आहान की नज़र एक एक बार करके शेजल की तरफ चली ही जा रही थी। शेजल को इस तरह बगल में खड़ा होता देख करके आहान को न जाने क्यों अच्छा लग रहा था और इसी वजह से वो खाने को काफ़ी धीरे धीरे खा रहे थे। शेजल काफ़ी टाइम से खड़ी थी और उसे लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुके थे। वहीं आहान जो फाइनली अपने खाने को फिनिश कर लेते हैं। शेजल जो उनके हाथ में पानी का ग्लास थमाती है। आहान जो से कहते हैं, मेरे हाथ बिजी हैं, अपने हाथ से पिला दो। शेजल जो आहान को थोड़ा चौंकते हुए देखती है और वो कहती है, मैं कैसे पिलाऊंगी? आहान जो से कहते हैं, क्यों, पानी पिलाने भी नहीं आता तुम्हें? शेजल जो कहती है, जी। और ये बोल कर कि वो ट्रे को फिर से साइड टेबल पर रखती है और अपने एक हाथ से ग्लास को पकड़ती है और फिर दूसरे हाथ को आहान के चिन की तरफ थोड़ा सा ले जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बिना आहान के परमिशन के उनके चिन पर हाथ रख सके। वो आहान को धीरे धीरे ग्लास से पानी पिलाती है। कुछ पानी की बूंदें जो कि आहान के होंठ से नीचे जाते हुए शेजल के हाथ पर भी गिर जाते हैं और फिर वो पानी पिला करके ग्लास को रखती है और वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी आहान जो कहते हैं, मेरा मुंह कौन पोछेगा, ये जो तुमने पानी की बूंदें गिरा रखी हैं? शेजल जो कहती है, मैं ही पोछूंगी। और ये बोल करके वो इधर उधर नैपकिन ढूंढने लगती है, मगर उसे कहीं पर भी नैपकिन नहीं दिखता। शेजल जो कहती है, हैंकी है आपके पास?
आहन जो उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों, हाथ से पोंछने में प्रॉब्लम हो रही है? शेजल जो कहती है, जी नहीं। और ये बोल करके वो धीरे से अपने हाथ को ऊपर उठाती है, आहन के चिन के पास अपने थंब को रब करती है और फिर उनके होठों के पास भी धीरे से पानी के ड्रॉप्स को पोंछते हुए कहती है, हो गया। शेजल ये बोलते हुए आहन के चेहरे की तरफ अभी देख ही थी कि तभी आहन भी अपना चेहरा घुमा करके शेजल की तरफ कर लेते हैं। जैसे ही शेजल गलती से आहन के साथ आई कांटेक्ट करती है, वो तुरंत ही अपने सिर को झुकाते हुए कहती है, हम सॉरी। लेकिन आहन को पता था कि अगर ज़्यादा देर और शेजल यहाँ पर खड़ी रहेगी तो आहन अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे और फिर से उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो शेजल को फिर से बहुत ही स्ट्रिक्टली कहते हैं, निकलो यहाँ से अब, और जब तक मैं ना बुलाऊं रूम में आना मत। शेजल फिर से अपने सिर को हाँ में हिला देती है और वहाँ से ट्रे लेकर के बाहर निकल जाती है। शेजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वहीं किचन में सिंक में वो ट्रे लाते हुए कहती है, देखो मैं बच गई। सारे स्टाफ भी शेजल को देखकर कहते हैं, ओह वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें डांट तो नहीं पड़ी ना? शेजल जो कहती है, बिल्कुल नहीं डांटा उन्होंने, बस प्यार से मेरे हाथ से खाना खा लिया। रिया जो कहती है, देखा, खामखा डर रही थी तुम। शेजल जो कहती है, हाँ लेकिन उन्होंने मना किया है कि जब तक वो अलाउ ना करे मैं उनके रूम में नहीं जा सकती, इसलिए मुझे तुम लोग के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सारे स्टाफ जो खुश होते हुए कहती हैं, चलो चलो हम लोग भी लंच करने वाले हैं, हम लोग के साथ ही लंच करना तुम। वहीं स्टाफ रूम में सारे लोग आपस में एक साथ बात करते हुए खाना खाना शुरू कर देते हैं। शेजल भी उन लोग के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी। उन लोग का लंच खत्म होता है और फिर धीरे धीरे अब शाम होने लगती है। वहीं आहन जो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, माना कि ये काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे करना होगा। आहन खुराना, तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूँगा तो फिर मैं खुद ही मजबूर हो जाऊँगा और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये डिसीजन थोड़ा हार्श हो सकता है लेकिन मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है। और फिर वो यशवीर को कॉल लगा देते हैं। वहीं यशवीर को वो कुछ एक्सप्लेन करते हुए कुछ डिटेल्स और कुछ पेपर्स तैयार करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ से यशवीर अपने सर को हाँ मिलाते कहता है, ओके सर, अब कहाँ आना है सर? आहन जो से कहते हैं, रात के 10 बजे क्लब में मिलो। दूसरी तरफ से यशवीर जो आहन की बात को सुनते हुए कहता है, ओके सर, ओके, मिलता हूँ मैं, गुड इवनिंग सर। आहन अक्सर ऋषि और माहिर के साथ क्लब आया करते थे और वो रात में एक दूसरे के साथ क्लब में ही टाइम स्पेंड किया करते थे और आज भी उन लोगों का क्लब में मिलने का प्लान था। शाम के वक्त शेजल जो बाकी स्टाफ के साथ ही टेस्टिंग वगैरह में उन लोगों की मदद भी करा रही थी। सारे स्टाफ ने उसे मना भी किया था मगर शेजल को ये सब करने में मज़ा आता था। वो बचपन से यही सब करने की आदी बन चुकी थी। सारे लोग आपस में बात करते करते पूरे मेंशन वगैरह को क्लीन कर रहे थे। लगभग अब धीरे धीरे करके 8 बज चुके थे। शेजल जब सारे स्टाफ के साथ किचन एरिया में आ गई थी, वहाँ पर सब लोग डिनर तैयारी में लग जाते हैं। शेजल भी उन लोगों से बातें करते करते कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, अब यहाँ बाहर कोई वॉशरूम नहीं है क्या? सारे स्टाफ जो कहते हैं, अरे बहुत सारे वॉशरूम है, स्टाफ रूम में 2 वॉशरूम है, फिर नीचे जितने भी कमरे हैं उन सब में एक वॉशरूम है, अटैच्ड है वो भी रूम से। शेजल जो कहती है, जब रहना ही नहीं अकेले ही होता है तो ये इतना बड़ा घर क्यों लिया इन्होंने? इतने सारे कमरे, वैसे कितने कमरे यहाँ पर? सारे स्टाफ जो थोड़ा सोचते हुए कहती हैं, हमें पूरा कमरे के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, नीचे 5 से 6 कमरे हैं और ऊपर वही 3-4 कमरे ऊपर भी होंगे। 3rd फ्लोर पर काफ़ी हॉल एरिया है और स्विमिंग पूल है और सर के स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जगह बनी हुई है। शेजल जो कहती है, स्पोर्ट्स ऊपर खेलते हैं? पूरी दुनिया तो ग्राउंड पे खेलती है। वही सारे स्टाफ जो हंसते हुए कहती हैं, हाँ मगर हमारे सर पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। वहीं शेजल जो कहती है, ठीक है फिर मैं स्टाफ रूम का वॉशरूम यूज़ करने जा रही हूँ, और ये बोल करके वो हॉल एरिया में चली जाती है। वो जैसे ही हॉल एरिया से स्टाफ रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ की नज़र आहन की तरफ चली जाती है, जो कि टक्सीडो पहनकर काफ़ी रॉयल तरीके से तैयार होकर कहीं जा रहे थे। उनकी नज़र इस वक्त उनके रिस्ट वॉच पर थी और वो अपने रिस्ट वॉच को ही ठीक करते हुए नीचे उतर रहे थे। शेजल जो थोड़ा देर उनको देखती है तो देखती ही रह जाती है, जैसे वो भूल चुकी हो कि आहन ने उसे मना किया है कि वो इस तरह से आहन को नहीं देख सकती है, क्योंकि उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी वाली है।
आहान भी जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं उनकी भी नज़र जा करके शेजल के चेहरे पर ठहर जाती है। वो थोड़ी देर के लिए तो शेजल को देखते हैं, लेकिन चलते चलते वो अपनी नज़र को फेर करके सामने कर लेते हैं। शेजल भी तुरंत ही अपना सिर झुका करके स्टाफ रूम की तरफ भाग जाती है। आहान जो अपनी थूक को गटकते हुए कहते हैं, नो नो आहान नो, कम ऑन सुधर जाओ तुम। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आहान जो खुद ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही शेजल ये देखती है कि आहान अब वहाँ से जा चुके हैं, वो काफ़ी खुश होते हुए सारे स्टाफ को बताते हुए कहती है, वो बॉस जा चुके हैं। स्टाफ थोड़ा देर रुकते हैं और फिर सब के सब हूट करते हुए कहते हैं, वाओ, तब तो फुल पार्टी और फुल मस्ती होगी। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं, अगर बॉस को पता चलेगा ना तो सबकी वोट लगेगी। सारे स्टाफ जो कहते हैं, अरे सर नहीं डांटते हैं, बस उन्हें उनका काम सही से होते हुए मिल जाना चाहिए। अगर उनके काम में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तब हमारी वोट लगती है, वैसे नहीं। वहीं दूसरी तरफ आहान जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि ही था। ऋषि जो आहान से कहता है, कहाँ है भाई, हम लोग क्लब एरिया में बैठे हुए तेरा ही वेट कर रहे हैं। आहान जो कहते हैं, बस पहुँच रहा हूँ। क्लब एरिया उनके मेंशन से थोड़ा दूर होने की वजह से आहान को आधे घंटे से ऊपर लग जाते हैं। लगभग 9 बजे तक वो क्लब में पहुंच चुके थे। वो जैसे ही क्लब के अपने हमेशा प्राइवेट एरिया पे जाते हैं, जो कि हमेशा शाम को उन लोगों के लिए बुक रहता था, वो देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ऋषि अकेले ही बैठा हुआ है। वहीं आहान भी जो प्राइवेट एरिया में आते हैं, जो कि पूरी तरह से कांच के दीवार से बना हुआ था। वो ऋषि को देखकर कहते हैं, अकेले बैठे हो, माहिर कहाँ है? ऋषि जो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, वो डांस फ्लोर पर दिख रहा है ना, पागलों की तरह नाचता हुआ, वही तो है। एक लड़की बस ऐसे ही भाव दे रही थी तो खुश होते हुए चला गया। वहीं आहान जो एक तिरछी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, कितने चीप स्टार क्लास के लोग हो तुम लोग। एक लड़की स्माइल करती है और तुम लोग पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चले जाते हो। आहान की बात सुनकर के ऋषि थोड़ा खांसते हुए उसे कुछ याद दिलाते हुए कहता है, ये बोल कौन रहा है? एक लड़की, इतनी मासूम प्यारी लड़की को 45 करोड़ में खरीद कर लाया और फिर उसका गुलाम बन गया। जब देखो तब तेरे दिमाग में शेजल शेजल और शेजल ही चलती है ना। आहान जैसे कहते हैं, वो बस मेरे लिए एक मेड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कितने बार बताऊँ तुझे। वही ऋषि जो कहता है, हाँ 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 भाई सही बात है, मेड तो है ही वो, तभी तो तू उसकी इतनी केयर करता है। आहान जो कहते हैं, मैं उसकी केयर कब से करने लगा? ऋषि जो कहता है, देखा था मैंने, जब मैं उसे बस ऐसे ही चेकआउट कर रहा था ऊपर से नीचे तक, तब किस तरह से तूने काउच से क्वेश्चन उठा करके उसके थाई पर रखा था ताकि मेरी नज़र उसके थाई पर ना जाए। उसे कवर करने की कोशिश कर रहा था, उसके पैरों को बार बार सामने जाने से रोक रहा था और अपनी तरफ कर रहा था। उसके चेहरे को भी अपनी तरफ करने का ऑर्डर तूने ही उसे दिया होगा, मुझे अच्छे से पता है। और फिर कह रहा है कि हाँ ऑब्वियसली, झूठ बोलने में तो आहान खुराना माहिर है, वो आज उन्हीं के अपने रोबोट ने बता दिया था मुझे, मानना पड़ेगा। लेकिन ईरा सच में बहुत खतरनाक रोस्टर है, जब वो अपने बॉस को नहीं छोड़ा तो मतलब। आहान जैसे कहते हैं, तुम फालतू बकवास करना बंद करो, और तुम्हें ये बात बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो कि आई एम जस्ट अ प्ले बॉय, और अगर उसके साथ उसके क्लोज में गया भी था तो दैट डजेंट मैटर। मैं तो अक्सर सारी लड़कियों के क्लोज जाता रहता हूँ, नॉट अ बिग डील फॉर मी। आहान की बात सुन करके ऋषि जो ग्लास में वाइन लेते हुए कहता है, एक काम कर, ये वाइन पी, क्योंकि बोलते हुए तेरा दिल तो जल ही रहा होगा। आहान जो कहते हैं, शट अप, कुछ भी बकवास मत कर। ऋषि जो कहता है, नहीं नहीं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अपने दिल के साथ साथ थोड़ा अपने लीवर को भी जला ले, पकड़ना। आहान जो उस ड्रिंक को लेते हुए कहते हैं, कहना क्या चाहते हो तुम, सीधे सीधे बोलो ना। ऋषि जो कहता है, निधि और तृप्ति को तो जानता ही होगा, अक्सर ये दो तेरे फेवरेट क्लाइंट है ना, जिसे तो अपने घर पर बुलाता है। आहान जो उसकी बात को सुनकर ड्रिंक को सामने के कांच के टेबल पर रखते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, स्पेशली तृप्ति, वो मेरी फेवरेट है, शी इज़ डैम हॉट, उसे चेकआउट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। ऋषि जो कहता है, तेरा गुनाह नहीं है, वैसे अगर तू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ना होता ना तो मैं तुझे ज़रूर कहता कि एक बार तुझे एक्टिंग में पक्का ट्राई मारना चाहिए। इतनी अच्छी और इतनी नेचुरल एक्टिंग करना मुश्किल है वैसे। हाँ जैसे कहते हैं, क्या बोल रहा है तू, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्रूली सेइंग दैट, वो सच में काफ़ी हॉट है। ऋषि जो कहता है, देखा भी है कभी तूने उसे ध्यान से? आहान जो कहते हैं, बहुत अच्छे से देखा है। क्यों? ऋषि जो कहता है, अच्छा चल ठीक है, मान लिया कि तूने तृप्ति को बहुत अच्छे से देखा है,
तो बस इतना बता दे कि जो ब्लैक तिल है वो उसके राइट शोल्डर पर है या लेफ़्ट शोल्डर पर। आहान जो कहते हैं, क्या मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों नोटिस करने लगा। ऋषि जो कहता है, अच्छा तूने ये नोटिस नहीं किया, ओके। अच्छा टैटू तो तूने देखा ही होगा ना, उसके पीठ पर बना हुआ है, थोड़े लोअर साइड में। अब जब तो उसके साथ इतने रातें स्पेंड किया है तो टैटू पर तो ध्यान गया ही होगा। आहान जो कहते हैं, गया था। और ये बोलकर कि वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, ये माहिर क्यों नहीं आ रहा, इसे बुला कर लाना। ऋषि जो कहता है, अरे नहीं नहीं छोड़ना, वैसे भी वो एक नंबर का मैच्योर इंसान है, बकवास बातें करेगा और बस दारू पी करके दिमाग ख़राब करेगा। मैं क्या पूछ रहा था, हाँ तो टैटू। वहीं आज जैसे ही ऋषि को फिर से उस टॉपिक पर आता हुआ देखते हैं, वो अपने सामने रखे ड्रिंक को अपने हाथ में लेते हैं और एक ही सिप में पूरे ड्रिंक को ख़त्म कर देते हैं। ऋषि जो कहता है, अरे आराम से, अभी बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, ना जाने और कितने शॉट्स तुझे पीने पड़ेंगे। ये जो अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो बस इतना बता दे कि वो जो टैटू है वो उसके कौन सी साइड में है, लेफ़्ट या राइट। आज जो थोड़ा गुस्से में कहते हैं, अरे होगा ना कहीं किसी साइड पर, बस मैंने देखा था कि उसने टैटू बनवाया है, लेकिन लेफ़्ट था या राइट नहीं पता। ऋषि जो कहता है, अच्छा यही बता दे कि सामने था या पीछे। आज जो कहते हैं, तूने अभी तो बताया कि बैक साइड पर था। ऋषि जो कहता है, अरे मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, मजाक में, तू बता तूने चेकआउट किया है ना। आज जो कहते हैं, मैंने देखा था पर याद नहीं आ रहा मुझे। ऋषि जो कहता है, कहीं उसके थाई पर तो नहीं था। आज जो कहते हैं, ये क्या बेवकूफ़ों की तरह सवाल पे सवाल किया जा रहा है, सीबीआई ब्रांच से है तो, मैंने कहा ना कि मैं ये सब ध्यान नहीं देता। वही ऋषि जो कहता है, अच्छा ठीक है, और ये बोल करके वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल लगा देता है। आहान को नहीं पता था कि रिंग किसको जा रहा है। ऋषि ने इस वक्त अपने फ़ोन को स्पीकर पर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ से काफ़ी सेडक्टिव और काफ़ी स्मूथ वॉइस आती है। वो किसी और की नहीं बल्कि तृप्ति की आवाज़ थी। वो ऋषि के नंबर को देखकर कहती है, हेलो ऋषि, हाउ आर यू डूइंग। ऋषि जो तृप्ति की आवाज़ सुनकर के कहता है, अरे यार तुम तो बोलती ऐसा हो ना कि इंसान चाहे किसी भी मूड में हो वो ख़राब मूड में आ ही जाएगा। तृप्ति जो उसकी बात सुनकर के कहती है, हाँ कम ऑन ऋषि, तुम इतने भी ज़्यादा मैच्योर बनने की कोशिश मत करो। इतनी रात में कोई लड़की को कॉल क्यों करेगा, वो भी मुझे क्यों कॉल करेगा, आई अंडरस्टैंड। क्या हुआ, कोई प्लान है आज रात का। ऋषि जो कहता है, नहीं वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे, वो जो टैटू के बारे में तुम कह रही थी बनवा लिया या नहीं। तृप्ति जो कहती है, हाँ आई जस्ट ट्राइड वंस, लेकिन फिर मुझे इतना पेन हुआ कि मैं बनवा ही नहीं पाई। ऋषि जो एक बार आहान को देखता है और फिर अपनी आंखों से मुस्कुराते हुए उसे कहता है, अच्छा तो तुम्हारी बॉडी पर इस वक्त कितने टैटू बने हुए हैं। तृप्ति जो कहती है, कम ऑन ऋषि, इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो तुम, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं टैटू नहीं बनवाई हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे कितना डर लगता है टैटू से। जैसे ही तृप्ति ने इतना बोला था, आहान फिर से अपने ग्लास को ड्रिंक से भरने लगते हैं। वही ऋषि जो हंसते हुए आहान को एक बार देखता है, फिर तृप्ति से कहता है, चलो ठीक है, मिलते हैं कभी और बनाते हैं प्लान, ठीक है। तृप्ति जो कहती है, तो तुम मुझसे टैटू के बारे में क्वेश्चन करने के लिए फ़ोन किए थे। ऋषि जो कहता है, नहीं, किसी की सच्चाई बाहर निकालने के लिए, खैर बाद में मिलते हैं हाँ। और ये बोल करके ऋषि ने फ़ोन कट कर दिया था। जैसे ही आहान फिर से ड्रिंक को अपने मुंह से लगाने वाले होते हैं, ऋषि जो उनके हाथ को रोकते हुए कहता है, अच्छा ड्रिंक पीने से पहले बस तुझसे एक चीज़ कंफर्म करनी थी। आहान जो कहते हैं, मैं तेरे किसी भी फालतू सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आकर बैठा हूँ यहाँ पर, हाँ तू जज है और ना ही मैं कोई कल्प्रिट हूँ। आहान की बात सुन करके ऋषि जो उनके हाथ से ड्रिंक लेते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई मान गया, खैर ये ड्रिंक तो मुझे पीने दे, तुझे कोई आइडिया नहीं है, जब से मैंने शेजल के उस राइट लेग के पास दिल को देखा है ना, उफ मान गया, मतलब तब से सच कहूँ ना तो मुझे चैन की नींद ही नहीं आ रही थी। अपनी आंखें भी बंद कर रहा था ना तो बस उसके पैर के वो प्यारे से तिल ही नज़र आ रहे थे मुझे। कितनी प्यारी जगह पर है ना, तूने तो उसे किस भी किया होगा कभी। आहान जो कहते हैं, तो बहुत फालतू बकवास कर रहा है ऋषि। ऋषि जो कहता है, अरे फालतू क्या बकवास कर रहा हूँ, बता ना किया तूने। मैंने तो बस उसकी एक बार देखा ना, और बस मेरी नज़र तो उसके राइट लेग से हट ही नहीं रही थी, और जब तूने क्वेश्चन रखा ना मुझे बहुत गुस्सा आया तेरे ऊपर।
आहान जो कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि तू मुझे सिर्फ उकसाने की कोशिश कर रहा है। और तुझे क्या लगता है मैं इस बात पर गुस्सा जाऊंगा? ऋषि जो कहता है, अरे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके पैरों के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैंने देखा उसकी थाई पर वो कितने खूबसूरत लग रहे थे। आहान जो कहते हैं, सच में देखा है तूने? ऋषि जो कहता है, हाँ सच में देखा है। तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आहान जो फिर से ऋषि के हाथ से अपने रिंग को लेते हुए कहते हैं, अगर सच में ध्यान से देखा होता ना मिस्टर, तो तुझे पता होता कि उसके राइट नहीं बल्कि लेफ्ट लेग पर अपर थाई के पास तिल है, और वो नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने शेजल को हुडी पहना रखा था ताकि तुम जैसे घटिया इंसानों की नज़र उसकी थाई पर पड़े ही ना। जैसे ही आन ने पूरे बातों को कंप्लीट किया, ऋषि जो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, देखा किस तरह से मैंने तुझे अपनी जाल में फंसा लिया। यही डिफरेंस है हम डॉक्टर्स में, हमें पता होता है कि पेशेंट से किस तरह से उनके दिल की बात बाहर निकलवानी है। आहान जो उसकी बात पर अपनी बातें सिकोड़ते हुए कहते हैं, अब इस बात का क्या मतलब है? ऋषि जो कहता है, तूने शेजल को इतने गौर से नोटिस किया है कि तुझे उसके हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में अच्छे से पता है, उसके कौन से लेग पर कौन सा छोटा सा तिल है वो भी तुझे पता है, और तू उसे नौकरानी बोलता है। हाँ, और अभी अभी तूने क्या कहा कि हम दोनों की नज़रों से तू उसे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि हम दोनों की गंदी नीयत उस पर ना पड़े। आखिर इतनी केयर कोई नौकरानी की कब से करने लगा, और वो भी तेरे जैसा नॉन इमोशनल इंसान? तो बेवकूफ़ बना भी रहा तो किसको? हाँ। आहान जो उसकी बात पर कुछ नहीं कहते और वो बस अपने होठों से ग्लास को लगाए हुए ड्रिंक को सिप कर रहे थे। ऋषि जो आगे आहान से कहता है, निधि मिली थी मुझे, तेरी परमानेंट क्लाइंट है ना? और ये क्या नाम था उस लड़की का? सृष्टि नाम था शायद, जो भी है वही, वो भी मिली थी। और पता चला मुझे तेरे बारे में कि तू कितना चेकआउट करता है उन दोनों को। इवन बाकी जितने भी ऑफिस की लड़कियां तेरे साथ नाइट स्पेंड की हैं और जितनी भी लड़कियां तेरे डिमांड्स में हमेशा रहती हैं ना, सबसे बात कर चुका हूँ मैं, और सब ने सिर्फ एक ही बात बताया है। पता है क्या? आहान जो ऋषि की बात सुन करके अपने चेहरे को ऋषि के चेहरे की तरफ मोड़ देते हैं, जैसे उनकी आंखें सवाल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रही हों कि आखिर ऋषि इसके आगे क्या बोलने वाला है। ऋषि जो आगे बताते हुए कहता है, सारी लड़कियों की आंखों में मैंने सिर्फ तेरे लिए रिस्पेक्ट देखा है। तृप्ति जैसी लड़की भी तेरे बारे में सिर्फ बड़ाई करती है, और पता है क्यों? क्योंकि तूने कभी भी उन सारी लड़कियों को गंदी नज़र से देखा ही नहीं है। अरे नज़र से देखना तो दूर की बात है, तू तो उनके बारे में कुछ ऐसा सोचता भी नहीं है। पता नहीं तेरा क्या फिलॉसफी है, अपना ही दिमाग लगा करके तो सुबह पैसे कमाता है और रात में फालतू में उसे वेस्ट करता है, और एक लड़की की तो माँ के इलाज के लिए तो पैसे देता है, लेकिन बस उसे ये कहता है कि वो सबसे आकर के ऑफिस में बताए कि उसने रात तेरे साथ बिताई है। आहान जैसे कहते हैं, ये सब सिर्फ तेरे दिमाग का एक मिथ है। तुझे क्या लगता है कि कोई लड़का अपने आप को इतना भी कंट्रोल कर सकता है कि खुद रात में लड़कियां अगर आती हैं तो वो उनके साथ कुछ करेगा नहीं? ऐसा कैसे सोच लिया तूने? ऋषि जो कहता है, शायद अगर तेरी जगह पर मैं और माहिर होते ना तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जब तूने शेजल को हाथ नहीं लगाया, जो कि इतने दिनों से तेरे साथ रह रही है, और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसे देखकर कोई भी पिघल सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी, लेकिन तूने आज तक उसे भी ठीक से हाथ नहीं लगाया। तुझे पता है तू प्ले बॉय बनने का जो नाटक खेल रहा है ना, हाँ, तुझे तो ये भी नहीं पता कि प्ले बॉय वर्जिन नहीं होते मिस्टर आहान खुराना। आहान जो फिर से पूरे ग्लास को ख़त्म करते हुए कहते हैं, एनफ इज़ एनफ ऋषि। ऋषि जो कहता है, क्यों बुरा लग रहा है तुझे अच्छा बोल रहा हूँ तो तुझे बुरा लग रहा है? हाँ, अरे दुनिया में बुरे लड़के को देखा है मैंने, और तुझे तो बचपन से जानता हूँ। माना कि बचपन में तेरे साथ जो भी कुछ, उसने इतना बोला ही था कि तभी आहान जो कि अपने काउच से खड़े होते हैं और ऋषि के कॉलर को पकड़ते हुए उसे भी ज़बरदस्ती खड़ा करते हुए कहते हैं, उस दिन के बारे में बात मत करना। मैं अब तक तेरी फालतू बकवास को कंट्रोल कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऋषि जो उनके चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, काम डाउन आहान खुराना, तू खुद को बर्बाद कर रहा है और अपने वक्त को भी। तुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि तू इसी तरह से सोचते सोचते अंदर से खोखला बनता जा रहा है। एक साइंटिस्ट का पता है क्या रिसर्च कहता है? एक साइंटिस्ट का रिसर्च भी ये कहता है कि इंसान के लिए रिलेशनशिप में आना कितना ज़रूरी होता है, और तू तो रिलेशनशिप से ऐसे भागता है जैसे तुझे कितनी नफरत हो लड़कियों से। मानता हूँ कि तेरे साथ गलत हुआ है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उस गलती की सज़ा खुद को देगा। क्या शो ऑफ करना चाहता है तू अहान, कि तू प्ले बॉय है? दुनिया को दिखाना चाहता है कि तेरे लिए लड़कियां मैटर नहीं करती हैं, तेरे लिए लड़कियां खिलौने की तरह होती हैं जिसे तू सिर्फ यूज़ करना जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तू नहीं है इतना बुरा, चाहे तो बनने की कितनी भी कोशिश कर ले। प्ले बॉय मतलब लड़कियों को बुला करके उनको पैसे दे करके बाहर भेजना नहीं होता। जो रूमर्स तू लड़कियों से फैलवाता है ना, सब पता है मुझे। और ये भी पता है कि तू डिप्रेशन और नींद की गोली लेता है। आहान जैसे ये सुनते हैं वो उसके कॉलर को एकदम से छोड़ देते हैं और उसे थोड़ा धक्का देते हुए पीछे की तरफ काउच पर बैठा देते हैं और ठीक उसके सामने कांच के टेबल पर बैठते हुए कहते हैं, सब पता है ना तुझे, तो अपने दिमाग में ये बात रखना, अपने ज़ुबान पर मत लाना ये सारी बकवास। तेरे अलावा इस बारे में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। ऋषि जो कहता है, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ आहान। और ऋषि लिटरली अपने हाथों को आहान के सामने जोड़ चुका था। आहान जो से कहते हैं, ये क्या नया ड्रामा है अब? ऋषि जो कहता है, प्लीज़, मुझे लगता है कि सृजल तेरे लिए परफेक्ट लड़की है। हाँ, तेरे और उसके बीच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तेरी उसकी एज में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे संभाल लेगी। एक बार उसे मौका तो देकर देख, वो बाकी लड़कियों की तरह मॉडर्न भी नहीं है, तुझे जैसी चाहिए बिल्कुल वैसी है। आहान से कहते हैं, मुझे मॉडर्न या ट्रेडिशनल लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सिर्फ लड़कियों से दिक्कत है और मैं किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता क्योंकि मैं बर्बाद नहीं होना चाहता। ऋषि जो कहता है, और तू अभी बहुत ठीक है? हाँ, तो 2 दिन डिप्रेशन और उस नींद की दवाई को लेना बंद कर दे, क्योंकि अगर 2 दिन भी तू अपनी दवाई को स्किप कर दिया ना तो तेरी नसें फट जाएंगी। जितने टेंशन्स और जितनी प्रॉब्लम्स तेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं ना हान, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तू। दवाइयों की बदौलत चल रहा है और तुझे लगता है कि तू अभी बहुत खुश है। किसी लड़कियों को अगर अपनी ज़िंदगी में और किसी लड़की को अगर तू अपनी ज़िंदगी में जगह दे देगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। मैं गारंटी देकर कहता हूँ, मैं तुझे गारंटी देकर ये बात बोलता हूँ, 1 महीने, सिर्फ 1 महीने तू सृजल को अपना बनाने की कोशिश तो कर, तेरी सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर से मैंने खुद एडवाइस लिया है, डॉक्टर भी यही बताते हैं कि जब तक तू अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा तो ठीक नहीं हो पाएगा। आहान जो कहते हैं, मैं ले रहा हूँ ना परमानेंटली दवा, ठीक हो जाऊँगा मैं, और कल से थेरेपी भी ज्वाइन कर लूँगा। कुछ दिनों से थेरेपी सेशन स्किप कर रहा हूँ और फिलहाल मैं ठीक भी हूँ। ऋषि जो कहता है, पता है क्यों ठीक है तू? क्योंकि इस वक्त सृजल तेरे साथ है। मैंने भी नोटिस किया है, तो जब से हमसे मिल रहा है और जब से सृजल भाभी तेरे लाइफ में आई हैं तब से तू ठीक है। आहान जैसे कहते हैं, बहुत हो गया तेरी बकवास, मैं और ज़्यादा नहीं सुन सकता। और ये बोल करके वो वहाँ से बाहर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी यशवीर जो अपने हाथ में कुछ फोल्डर्स लेकर के अंदर की तरफ आ रहा होता है। आहान जैसे यशवीर को देखते हैं वो अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहते हैं, इतना लेट क्यों हुआ? यशवीर जो कहता है, सर वो थोड़ा ट्रैफिक लग गया था सर, सो सॉरी, और ये रहा सर आपका फोल्डर। आहान जो उस फाइल को पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, बाहर निकलो। यशवीर तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं वो ऋषि को देखकर एक विनिंग स्माइल पास करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है आहान खुराना किसी के अंडर में जा सकता है या कोई उसे कंट्रोल कर सकता है ना? तो कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, मैं अभी तुम्हें क्लियर करता हूँ। और वो फाइल को दिखाते हुए कहते हैं, ये पढ़ो। ऋषि जो उस फाइल को पढ़ने की कोशिश करता है, थोड़ी डिम लाइट होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी, मगर जैसे ही वो ऊपर के कुछ शब्द पढ़ता है वो एकदम से चौंकते हुए कहता है, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? आहान जो कहते हैं, पूरा पढ़ो। जैसे ही ऋषि एक एक लाइन पढ़ता जा रहा था उसके एक्सप्रेशंस चेहरे के बदलते जा रहे थे, और जैसे ही वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ करके ख़त्म करता है वो तुरंत ही फाइल को सामने रखे कांच के टेबल पर पटकते हुए कहता है, पागल हो गया आहान तू, तेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये क्या कह रहा है तू, उसमें करना क्या चाहता है? आहान जो कहते हैं, प्रूफ करना चाहता हूँ कि वो लड़की मेरे लिए मैटर नहीं करती, और अगर प्रूफ करने का तरीका यही है तो यही सही। ऋषि जो कहता है, अरे यार तुझे कैसे समझाऊँ, तू नहीं रह पाएगा उसके बिना। आहान जो कहते हैं, उसके बिना? किसके बिना? उस नौकरानी के बिना। उससे सुंदर सुंदर नौकरानियाँ ऑलरेडी मेरे घर में काम कर रही हैं, जिसका फिगर भी उससे बेहतर है और उन लोग की अदाएँ भी। वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ है, ना तो उसे पढ़ना लिखना आता है और ना ही वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। उस जैसी चीप स्टर लड़की में तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आने वाला। ऋषि जो आहान से कहता है, लेकिन ये तू बहुत गलत कर रहा है। आहान जो कहते हैं, क्यों?
100 करोड़ की डीलिंग सुन करके हालत ख़राब हो गई। उस दिन तो क्लब में बहुत ही दाव से कह रहा था कि 100 करोड़ दूंगा, अगर शेजल दे सकता है तो दे तो रहा हूँ। 6 महीने तक वो मेरी है। जैसे ही अगला दिन शुरू होगा, शेजल तेरी। ऋषि को तो ये सब सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा था। वो समझ रहे थे कि अहान की इस वक्त क्या हालत है और वो अहान को इस वक्त दोषी भी नहीं ठहरा सकते थे। ऋषि जो फिर से खड़े होकर के एक बार अहान को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अहान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो ऋषि से कहते हैं 50 करोड़ मैं एडवांस में लूँगा और 50 करोड़ 6 महीने के बाद। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी ऋषि जो थोड़ा तेज़ आवाज़ में उन्हें रोकते हुए कहता है, एक बार और सुन ले अहान, मैं बार बार तुझे ये बात समझाने के लिए नहीं आऊँगा, लेकिन तू आज के दिन के लिए बहुत रिग्रेट करने वाला है। अहान जो पीछे मुड़ करके उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, रिग्रेट जैसा वोकैब मेरे वोकैबुलरी में एग्जिस्ट नहीं करता ऋषि, और ये बात तुझे पता होनी चाहिए। और ये बोल करके वो फिर से मुड़ जाते हैं। ऋषि जो उन्हें जाते हुए देखकर कहता है, तो फाइनल है ना, रह लेगा ना तो उसके बिना। अहान जो कहते हैं, वो सिर्फ एक नौकरानी है, उससे ज़्यादा और मैं उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता। और ये बोल करके वो बुरे टशन में क्लब से बाहर निकल जाते हैं। वहीं ऋषि अभी भी उस फोल्डर को देख कर कहता है, तू नहीं सुधरेगा अहान, जब तक तुझे रियलाइज़ नहीं करा दूंगा कि शेजल तेरे लिए कितनी मैटर करने लगी है। एंड भगवान का लाख लाख शुक्र है कि फाइनली तुझे कोई ऐसा मिल पाया जो तुझे ठीक करने की हिम्मत रखता है। आइए जानते हैं आखिर अहान को भी ये कब रियलाइज़ होगा कि उनके लाइफ में अब कुछ चेंजेस आना ज़रूरी हैं और कब उनकी हालत ठीक हो पाएगी। क्या वो शेजल को कभी एज अ लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए सोल टू ट्रैवल, बहुत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।